नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। चलिए देखिएगा, आज हम लोग कंपटीशन के लिए नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। हिंदी में संख्या पद्धति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले ये बात, क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही नंबर सिस्टम का, लेकिन समझते हैं ये कि आखिर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति कहते किसे हैं, क्या है संख्या पद्धति, है ना। तो संख्या पद्धति का मतलब ये है कि संख्याओं को निरूपित करने का एक ऐसा तरीका, एक ऐसा नियम जिसको बोला जाता है संख्या पद्धति। मतलब संख्याओं को जिन तरीका द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, उसी तरीका को संख्या पद्धति बोला जाता है, नंबर सिस्टम बोला जाता है। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि संख्याओं के रूप में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही कहलाता है क्या, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इनमें सबसे पहले जो टाइप होता है, सबसे पहले का जो हेडिंग होता है वह होता है गुणनखंडन। गुणनखंडन जिसको इंग्लिश में फैक्टराइजेशन, जिसको इंग्लिश में फैक्टराइजेशन बोला जाता है। गुणनखंडन यानी कि फैक्टराइजेशन। गुणनखंडन क्या है, तो सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे, यदि मान लिया जाए कि हमारे पास कोई संख्या दी गई है, 36 ही मान लेते हैं, तो 36 को हम यदि तोड़ेंगे इस तरह से तो 18, फिर 2 से तोड़ेंगे 9, फिर 3 से तोड़ेंगे 3, फिर 3 से तोड़ेंगे 1। यानी कहने का मतलब कि 36 के लिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं 4 गुना 9 भी लिख सकते हैं, 36 के लिए 4 गुना 9 भी लिख सकते हैं, और 36 के लिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि मतलब 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो हम इसको, ये जो है ना, इसको हटाते हैं, पहले इसी को लिखते हैं। देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये हमने 36 के लिए लिख दिया। तो ये जो है, ये जो है, ये है और ये है, ये सब कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे गुणनखंड। इसको बोलते हैं गुणनखंड, इंग्लिश में इसको फैक्टर बोलते हैं। तो ये कहलाएंगे गुणनखंड। मतलब ये कि वह अभाज्य संख्या जिनसे 36 कट जाए, चाहे 36 के छोटे छोटे टुकड़े कहलाएंगे क्या, गुणनखंड कहलाएंगे। और इसी को प्राप्त करना है, प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, जो माध्यम है, उसको बोला जाता है क्या, गुणनखंडन। यानी कि गुणनखंड को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं क्या, हम लोग गुणनखंडन बोलते हैं। और जो ये 36 के छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गुणनखंड बोलते हैं। देखिए इसमें ये जो 36 है, 36 को हम लोग ये भी बोल सकते हैं 4 गुना 9 भी बोल सकते हैं। तो 36 के 4 गुना 9 जब लिखा गया तो ये भी 36 का गुणनखंड है। और इसी को हम लोग यदि चाहें तो हम लोग 36 के लिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 भी लिख सकते हैं। 36 के लिए 4 गुना 9 हमने लिखा, ये भी क्या है, 36 का गुणनखंड है। और 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 ये भी हमने लिखा, ये भी क्या है, 36 का गुणनखंड ही है। आया बात समझ में। लेकिन इन दोनों गुणनखंडों में अंतर क्या है, तो अंतर समझने वाली बात ये है। देखिए ये जो गुणनखंड है, ये इसमें 2 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगा। जब कटेगा तो या तो 2 से कटेगा या 1 से कटेगा। 3 एक ऐसी संख्या है जो या 3 से कटेगा या 1 से कटेगा। यानी कि ये जो संख्याएं आपको दिख रही है अभाज्य संख्याएं हैं, और ये जो संख्याएं दिख रही है भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य, भाज्य मतलब
कटने वाली ये जो संख्या है 4, 2 से भी कट सकता है, 1 और 4 के अलावा 2 से भी कट सकता है। ये 9 जो है 1 और 9 के अलावा 3 से भी कट सकता है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है किसी से कटने वाला नहीं है, यानी कि ये जो है सबसे छोटा रूप है और ये सबसे छोटा रूप नहीं है। यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो है सरल रूप है। सरल रूप मतलब इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं लोवेस्ट फॉर्म में है। ये जो है लोवेस्ट फॉर्म मतलब सबसे छोटा रूप है, सरल रूप है। अब इससे छोटा इसको नहीं किया जा सकता है। और ये जो है ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको और छोटा हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो है ये लोवेस्ट फॉर्म में होने के कारण इसमें देखिए, इसमें 2 जो है अभी हमने बताया आपको कि 2 या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटता है। और जो संख्याएं या तो अपने आप से कटे या 1 से कटे, इसके अलावा किसी और से ना कटे, उन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसका मतलब ये कि ये जो आया है ये कहलाएगा अभाज्य, ये कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। ये है तो गुणनखंड ही, लेकिन ये कहलाएगा क्या, अभाज्य गुणनखंड। क्यों कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड? क्योंकि ये संख्याएं अभाज्य है। क्यों अभाज्य है? क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो या तो अपने आप से कटे या 1 से कटे उसको बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। सबसे छोटा रूप है, सरल रूप है, लोएस्ट फॉर्म बोलेंगे। और ये जो है ना सबसे छोटा रूप नहीं है, ये सबसे छोटा रूप नहीं है, ये कट सकता है, ये भाज्य संख्या है। और इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मतलब ये भी गुणनखंड ही है 36 का, लेकिन ये कैसा गुणनखंड है? तो ये गुणनखंड है भाज्य गुणनखंड। इसको बोलेंगे हम लोग भाज्य गुणनखंड। भाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं डिविजिबल फैक्टर। इसको बोल सकते हैं डिविजिबल इसको बोल सकते हैं क्या, डिविजिबल फैक्टर। और इसको अभाज्य का इंग्लिश होता है प्राइम, तो इसको बोल सकते हैं प्राइम फैक्टर। आई बात है समझ में? तो सबसे पहले संख्या पद्धति एक बार फिर से समझिएगा। चैप्टर का नाम संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति मतलब इंग्लिश में नंबर सिस्टम हम लोग कह सकते हैं। संख्या पद्धति कहते किसे हैं? तो संख्याओं को निरूपित करने के तरीके को बोला जाता है क्या, संख्या पद्धति। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि संख्याओं के बारे में विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करना, विशेष अध्ययन करना कहलाता है क्या, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में सबसे पहली बात गुणनखंडन फैक्टराइजेशन। गुणनखंडन जैसे 36 के हम लोग करेंगे गुणनखंड, तो 36 को जब छोटे छोटे भागों में जब तोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगा छोटे छोटे भाग, उन सभी छोटे छोटे भागों को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। और ये छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, जो विधि है, जो नियम है, जो तरीके हैं, उन तरीकों को बोला जाता है क्या, गुणनखंडन की क्रिया। यानी कि ये क्रिया जो कर रहे हैं हम लोग 36 को छोटे छोटे भागों में जो तोड़ रहे हैं, यही तोड़ने वाली प्रोसेस कहलाएगा क्या, गुणनखंडन। और तोड़ने के बाद जो प्राप्त हुआ ये रिजल्ट, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, गुणनखंड। जैसे 36 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 4 गुना 9, और 36 के लिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर यही है कि 4 गुने 9 लिखा गया तो 4 कटने वाली संख्या है, 2 से कट जाएगी। 9 कटने वाली संख्या है, 3 से कट जाएगी। इसका मतलब ये कि ये जो है भाज्य गुणनखंड कहलाएगा। भाज्य उसको बोला जाता है, भाज्य संख्या उसको बोला जाता है जो किसी संख्या से कट सके, एक और अपने आप को छोड़ करके किसी और संख्या से कट सके। तो ये जो 4 और 9 है, 1 और 4 को छोड़ करके 2 से कट जाएगा, ये 1 और 9 को छोड़ करके 3 से कट जाएगा, यानी कि विभाजित होने वाली संख्या। और इसलिए इसको हम लोग भाज्य गुणनखंड बोलेंगे। और भाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में डिविजिबल फैक्टर बोलते हैं। इसके बाद इसी को और तोड़ के छोटा रूप कर दिया गया, 2 2 3 3। अब ये जो है 2 जो है या तो 1 से कटेगा या सिर्फ अपने आप से 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। मतलब इसको तोड़ के छोटा किया जा सकता है, इसको तोड़ के छोटा किया जा सकता है, इसलिए इसको भाज्य गुणनखंड। और इसको तोड़ के छोटा नहीं किया जा सकता है,
है ना। इसलिए यह सरल रूप, सरल मतलब सबसे छोटे रूप में है, सरल रूप में है, जिसको लोएस्ट फॉर्म बोलते हैं। और ये जो प्राप्त हुआ ये 3 है, 2 है। इसकी परिभाषा जो है हम लोग यदि बात करें तो हम लोग पढ़े थे कभी कि जिसका मतलब जो संख्या 1 से कटे, जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, उन संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। उन संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक उसी तरह से मिलाइएगा परिभाषा। 3 जो है या तो 3 से कटेगा या 1 से कटेगा, 2 जो है या तो 2 से कटेगा या 1 से कटेगा। यानी कि ये जो है इसका परिभाषा मिलता जुलता अभाज्य संख्या के परिभाषा से है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है गुणनखंड तो है 36 का, लेकिन कैसा है? अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य को इंग्लिश में प्राइम बोला जाता है और इसलिए अभाज्य गुणनखंड को हम लोग बोलेंगे प्राइम फैक्टर। आई बात समझ में? देखिएगा, अभी तक हम लोग ये समझे थे कि गुणनखंड में एक अभाज्य गुणनखंड जो लोएस्ट फॉर्म में था और एक भाज्य गुणनखंड। अब गुणनखंड के प्रकार हेडिंग दिया गया है, मतलब इस गुणनखंड वाले टॉपिक में हम लोग 5 प्रकार के पढ़ेंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पहला पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे अभाज्य भाजकों की संख्या, तीसरा पढ़ेंगे गुणनखंडों, इसको किसी किसी किताब ने गुणांक भी लिखा है, गुणनखंडों को गुणांकों भी लिखा है। इसको हम लोग सभी गुणनखंडों भी बोल सकते हैं। गुणनखंड मतलब क्या है? टोटल, टोटल मतलब सभी, है ना। तो सभी गुणनखंडों की संख्या बोल सकते हैं, चाहे सभी गुणांकों की संख्या, चाहे गुणनखंडों की संख्या बोल सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर डी में है सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंड मतलब क्या? जो सम हो, सम मतलब 2 से कटने वाला। इसके बाद अगला बात है विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम, विषम मतलब जो 2 से नहीं कटता है, विषम गुणनखंडों की संख्या। और उसके बाद ये स्पेशल केसेज। स्पेशल केसेज इसलिए दिया गया है यहाँ पे क्योंकि अभी तक जो एसएससी है इनसे क्वेश्चन पूछते आ रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या से पूछते आ रहा है, अभाज्य भाजकों की संख्या से पूछ रहा है, गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए बोल रहा है, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। लेकिन मेंस जो है, मेंस में स्पेसिफाई कर दिया है। स्पेसिफाई का मतलब ये है कि वह बोल दिया है कि अभी तक तो सम गुणनखंड पूछ रहा था, मतलब जो 2 से कट रहा है, विषम गुणनखंड पूछ रहा था जो 2 से नहीं कट रहा हो, लेकिन अब जो है मेंस में ये पूछ रहा है, स्पेशल केसेस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, उसको पूछ रहा है मेंस में। इस स्पेशल केसेस में क्या है? स्पेसिफाई कर दिया है कि मतलब आपको वो गुणनखंड बताना है जो केवल और केवल 5 से कटता हो, आपको वो गुणनखंड बताना है जो केवल और केवल 4 से कटता हो, आपको वो गुणनखंड बताना है जो 25 से कटता हो, आपको वह गुणनखंड बताना है जो 11 से कटता हो। मतलब गुणनखंड तो बहुत सारे होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि एगो अभाज्य गुणनखंड भी होता है, एगो भाज्य गुणनखंड भी होता है। उसी तरह से स्पेसिफाई करके अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप वो गुणनखंड बताइए जो ना ही सम हो ना ही विषम हो, आपको बतलाना है वो गुणनखंड जो 5 से कटे, आपको बतलाना है वो गुणनखंड जो 11 से कटे। मतलब इस तरह के गुणनखंड आपको बतलाने हैं। तो इन सब को बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। मतलब कोई संख्या दी हुई रहेगी हम लोगों को, तो हम लोग उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लिया जाए कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में अभी हम लोग बात किए थे कि मतलब वो ऐसा गुणनखंड जो सबसे लोएस्ट फॉर्म में हो, सबसे छोटा रूप में हो, सरल रूप में हो। तो हेडिंग दे रहे हैं, पहले हेडिंग दीजिएगा अभाज्य, अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इंग्लिश में हेडिंग होगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन होगा ये 1200 के अभाज्य, 1200 के अभाज्य गुणनखंडों की
संख्या बताएं। 1200 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं, या फिर ये बोल सकता है कि 1200 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के लिए जैसा कि आपको पता है कि 1200 को यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या 2 से कटाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 600, फिर 2 से कटाएंगे मिल जाएगा आपको 300, फिर 2 से कटाएंगे आपको मिल जाएगा 150। इस तरह से तब तक हम लोग कटाते चले जाएंगे जब तक कि अंत में 1 ना आ जाए। तो इस तरह से कीजिएगा तो लंबा प्रोसेस जाएगा, बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे तो कहिए कि 1200 दिया है, यदि और अधिक बढ़ा देता तो पूरा बोर्ड भर जाता, इसलिए हम लोग ये तरीका नहीं अपनाएंगे। हालांकि गुणनखंड करेंगे जरूर, लेकिन इस तरीका से नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसका सोल्यूशन समझिएगा। सबसे पहले का काम हम लोग यहाँ पे 1200 लिख देंगे। तो आप बताइए, गुणनखंड इस तरह से करेंगे काफ़ी लंबा होगा, तो इसको शॉर्ट करने के लिए एक उपाय है। उपाय ये है कि ये जो 1200 है ना, इसको हम लोग इस तरह से 2 भाग में तोड़ देंगे। क्या लिख सकते हैं, 1200 गुना 100 लिख सकते हैं। अब 1200 गुना 100 जो है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। 12 के लिए हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, और 100 जो है, 100 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 10। यहाँ पे देखने में ये मिल रहा है 2 अब किसी संख्या से नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, लेकिन 10 तो कटेगा ना। तो 10 कटेगा तो इसको फिर से कटाएंगे। इसको जो कहते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 10 खातिर 2 गुना 5, आयो 10 खातिर 2 गुना 5 लिख देंगे। जैसे ही अब लिखा गया, अब पता करेंगे कि क्या और कोई ऐसी संख्या इसमें है जो कटने वाला है। तो देखिए 2 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, और 5 भी किसी संख्या से नहीं कटने वाला है। अब इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे कि पावर के रूप में लिखेंगे। पावर फॉर्म पावर के रूप में लिखेंगे। तो पावर के रूप में लिखने के लिए 2 है तो 2 लिख देंगे। 2 कितना है, तो 1 2 3, 3 और 1 4, 2 की संख्या टोटल कितनी, 4। तो यहाँ पे इसका पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। इसके बाद गुना के चिन्ह देंगे, क्योंकि सबके बीच में क्या का चिन्ह है, गुना का है। इसके बाद 3, तो 3 कितना है, 3 एक ही है, तो इसका पावर क्या लिख देंगे, 1। और इसके बाद फिर गुना का चिन्ह, 3 के बाद अब है क्या, 5। तो यहाँ पे 5 के पावर क्या लिख देंगे, 5 के पावर लिखना पड़ेगा 2, क्योंकि 5 की संख्या 2। अब जब पावर फॉर्म में लिखा गया, तो अब देखिए यहाँ पे अभाज्य, यहाँ पे अतः अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब भी निकालने के लिए बोले, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब भी पूछा जाए तो करना यह है कि पावर को जोड़ देना है। पावर, इसका पावर 4 प्लस इसका पावर 1 प्लस इसका पावर 2, इसको जोड़ दीजिएगा तो 4 1 5, 5 2 7, आंसर हो गया। ये यहाँ पे बिना पावर फॉर्म में लिखे हुए भी हम लोग इसका आंसर बता सकते थे। यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ से भी आंसर बताया जा सकता था, लेकिन पावर फॉर्म में हम लिख दिए। पावर फॉर्म में लिखने का मकसद ये था कि आगे चल करके इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आगे चल करके हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से ना दे के पावर के रूप में क्वेश्चन दे दिया जाए, इसलिए पहले से ही हम लोग पावर फॉर्म में लिखने का अपना आदत बना लेंगे। हालांकि आंसर यहाँ से दिया जा सकता था, लेकिन फिर भी हम लोग अपना समय बर्बाद करके पावर फॉर्म में लिखे, इसलिए कि आगे चल करके क्वेश्चन पावर के रूप में भी मिल सकता है ना। तो समझ में आया, इसको लिखा जाए इसे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसी टाइप का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या वाला में ही क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 720 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो ठीक उसी तरह से अंतर क्या है, पहले 1200 था, अब 720 किया गया है। तो बस उसी तरह से 720 का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे।
तो 720 का क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। और 720 का फैक्टर फिर से हम लोग 720 के लिए चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये लंबा प्रोसेस होगा, इस तरह से नहीं करना है। तो इसका फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये प्रोसेस कभी नहीं, जब बहुत कठिन परिस्थिति होगी तब उस प्रोसेस का उपयोग करना होगा। हम लोग करेंगे क्या कि इसके लिए लिख सकते हैं 72 गुने 10, और 72 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 का 24, और 24 दिया 72। 72 के लिए लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। देखिए 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 का 24, 24 थी 72। 72 के लिए हम लोगों ने इतना लिख दिया। उसी तरह से 10 के लिए ये लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 5 लिख सकते हैं। तो अब जब ये लिख दिए तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, पावर फॉर्म। हालांकि आंसर यहाँ से भी दे सकते थे, लेकिन पावर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन आगे पावर के रूप में दे दिया जाए, तो यहाँ पे पावर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 के पावर हो जाएगा, गिन लेते हैं 2 कितना, 1 2 3 और 1, 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर हो जाएगा 4। चिन्ह देंगे गुना का, इसके बाद 3, तो 3 है 2 गो, तो 3 के पावर कितना 2, और इसके बाद 5, तो 5 है 1 गो, तो 5 के पावर 1। अब हम लोग को बतलाना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अतः अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमेशा कोई भी संख्या दी रहे, कितनी भी बड़ी संख्या दी रहे, सबसे पहले उसका फैक्टर करेंगे, मतलब उसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद उसको पावर के रूप में लिखेंगे, और लिखने के बाद जब भी पूछे अभाज्य गुणनखंड की संख्या तो पावर को जोड़ देना है, पावर को जोड़ देंगे, और जोड़ने पर 4 2 6 1 7, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी, 7 हो गई। ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन, इसको लिखने के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 225 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो ठीक उसी तरह से बनाना है जिस तरह से हम लोग बनाए, पहले का 1200 था, दूसरा का 720 था, उसी तरह से तीसरा का 225 दिया गया है। तो 225 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो फिर काम वही करेंगे। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में करेंगे क्या, तो 225 को लिखेंगे। अब 225 का करेंगे हम लोग फैक्टर। तो आप चाहें तो इस तरीका से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो है काफ़ी समय ले लेगा, इससे नहीं करते हैं। अब एक बात बतलाइए, 225 के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, 15 गुने 15 होता है 15 15 225, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 5, और इसके लिए भी क्या 3 गुने 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पावर के रूप में लिख देंगे, और पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 कितनी बार, तो 2 बार, तो 2 गुना के चिन्ह, 5 कितनी बार, 2 बार। अब यहाँ पे हम लोग को बतानी है, क्या बतानी है, अतः अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए हमेशा की तरह पावर को जोड़ देते हैं। तो 3 के पावर 2 और प्लस 5 के पावर कितना 2, इस सबको मिलाएंगे कितने 4, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे 4 हो गई। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 पावर के रूप में ही दे दिया है। जैसा कि पीछे हम लोग पावर के रूप में परिवर्तित कर रहे थे, तो उसका करने का फायदा यही है कि यहाँ पे पावर के रूप में भी क्वेश्चन मिला तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये जो क्वेश्चन है एसएससी 2013 में पूछा गया था, एसएससी 2013 में पूछा गया था 147 के पावर 13 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए हम लोग क्या करते थे, कोई भी संख्या था उसका फैक्टर करते थे, फैक्टर करने के बाद पावर के रूप में लिखते थे और पावर को जोड़ दिया करते थे, आंसर हो जाता था।
लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी पावर के फॉर्म में दिया ही गया है। तो पावर के फॉर्म में जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो आपको ध्यान देना है ये क्वेश्चन जो हमें दिया गया है पावर के फॉर्म में, इसमें ध्यान देना ये कि जो यहाँ पे जो आधार दिया गया है इसको आधार बोला जाता है, इसको पावर बोला जाता है। तो जो है ये आधार दिया गया है, क्या ये आधार कटने वाला है किसी संख्या से या नहीं कटने वाला है, मतलब ये जो है भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, क्योंकि हमको बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो ये जो संख्या है अभाज्य होनी चाहिए, यदि भाज्य संख्या है तो उसको कटा करके अभाज्य करेंगे। तो ये जो 147 है ना, 147 को हम लोग लिख सकते हैं 21 गुने 7, 21 तो 147 होता है, 21 गुने 7 लिख देंगे और इसका पावर कितना कर देंगे 13। हम लोग चाहें तो अभी देखिए 7 तो नहीं कटेगा लेकिन 21 कटेगा, तो 21 कटेगा तो 21 के लिए क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7 लिख सकते हैं, 21 के लिए 3 गुना 7, और ये जो 7 है ऑलरेडी 7 रहेगा यहाँ पे 13, इसको हम लोग करेंगे तो 3 के पावर 13, यहाँ पे हो जाएगा 7 के पावर 13 और यहाँ पे भी 7 के पावर 13। यहाँ पे अब सब पावर के रूप में चेंज हो गया। ये जो है 3 अब किसी से कटने वाला नहीं है, 7 भी किसी से नहीं कटेगा, ये 7 भी किसी से नहीं कटेगा, मतलब ये सभी के सभी संख्याएं क्या हो गई अभाज्य हो गई। जबकि यहाँ पे 147 अभाज्य संख्या नहीं था, 147 जो था 7 से भी कट रहा था, 21 से भी कट रहा था, इसलिए इसको तोड़ा गया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अतः अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर पावर को क्या करना है जोड़ देना है। तो 13 प्लस फिर 13 प्लस फिर 13 और ये मिला कर टोटल 39 आंसर। यानी कि यदि संख्या दी हुई रहेगी तो सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद उसको पावर के रूप में लिखेंगे और फिर पावर को जोड़ करके आंसर कर देंगे, आंसर हो जाएगा। और यदि पावर के रूप में दिया गया है तो देखेंगे कि क्या आधार जो है वह कटने लायक है कि नहीं है। यदि कटने लायक है तो उसको कटाएंगे, उसका फैक्टर करेंगे और करने के बाद पावर को जोड़ेंगे, और यदि वो खुद अभाज्य है तो पावर को जो करके लिख देना है, आंसर हो जाएगा। देखिएगा अब इसमें एक नोट हम लोग लिख लेते हैं। नोट मतलब ये है कि जिस तरीका से हम लोग बनाते थे, मेन हम लोग का आंसर निकालने का तरीका क्या था, मकसद क्या था। तो इसमें सबसे पहले जो संख्या दिया गया है उस संख्या को हम लोग क्या करते हैं, उस संख्या को हम लोग गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करके उसको पावर के रूप में लिख देते हैं। यानी कि संख्या जो हमको दी रहेगी उस संख्या को क्या करेंगे पावर के रूप में लिख देंगे। पावर के रूप में मतलब क्या, इस तरह से लिखते हैं a के पावर m गुना b के पावर n गुना c के पावर p, इस तरह से लिखते हैं। यदि और भी होगा तो यहाँ पे और आगे कर देंगे गुना d के पावर r, इस तरह से और भी होगा तो और लिखते चले जाएंगे। मतलब सबसे पहले का काम हम लोग ये करते हैं कि जो भी संख्याएं हमें दी गई होती है उन संख्या का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद उसको उसी संख्या को पावर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, और लिखने के बाद यदि इस तरह से हम लोग लिख देते हैं तो लिखने के बाद हम लोग को बताना होता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो पावर आया था ना उस पावर को क्या करते थे जोड़ देते थे। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, पावर m है, m प्लस पावर n है, n प्लस पावर p है और प्लस पावर का है r है, इसको कर देंगे और यहीं जो आएगा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जैसे हम लोग लिख रहे थे तो आया था 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 आया था ना। तो इस पावर को हम लोग का यहाँ पे m मान लिया है, इसको क्या मान लिया है n मान लिया है। उसी तरीके से और यदि मान लीजिए कि 7 के पावर आ गया 3 और हो गया, तो इस तरह से इसको हम लोग करेंगे। यानी कि संख्या जो भी दी रहेगी संख्या को पहले पावर के फॉर्म में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं पावर को जोड़ देते हैं। यानी किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड की यदि संख्या पता करना हो तो दी गई संख्या को
फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, करने के बाद उसको इस तरह से पावर के रूप में लिखेंगे और सिर्फ पावर को जोड़ देंगे। यही हो जाएगा क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए यहाँ पे पहले हेडिंग देखिएगा। अभी हम लोग पार्ट ए पढ़ रहे थे। पार्ट ए में 4 क्वेश्चन किए हम लोग, पावर वाला भी, बिना पावर वाला भी। उसके बाद अब बारी है अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या, तो देखिए यहाँ पे अभाज्य भाजकों की संख्या नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, एक मिनट, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर नहीं, अभाज्य भाजकों की संख्या, तो प्राइम डिवाइडर होगा यहाँ पे, प्राइम डिवाइडर। अभाज्य भाजकों की संख्या नंबर ऑफ प्राइम डिवाइडर। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 कि 360 में अभाज्य भाजकों की संख्या बताएं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे बोला गया है भाजकों, अभाज्य भाजकों। इसके पीछे वाला में बोला गया था गुणनखंड। तो जब गुणनखंड बोला जाए तो पावर के रूप में लिख के पावर को जोड़ देते हैं, लेकिन जब भाजक बोला जाए, भाजक, तो क्या करते हैं, तो सारा प्रोसेस वही रहेगा। देखिएगा सॉल्यूशन यहाँ पे 360 जो है इसका फिर से फैक्टर, इस मतलब फैक्टर वाला टाइप में कोई भी क्वेश्चन बोले तो आपको फैक्टर करना ही पड़ेगा। करने के बाद उसको पावर के रूप में लिखना ही पड़ेगा। इतना काम आपको हर में करना पड़ेगा, सब में करना पड़ेगा। तो 360 के लिए हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि 6 गुने 6 गुने 10। 360 के लिए लिख सकते हैं 6 गुने 6 गुने 10। और इसके लिए 2 गुने 3, इस 6 के लिए भी 2 गुने 3, और इस 10 के लिए लिख सकते हैं 2 गुने 5। तो अब इसको हम लोग लिख देंगे का पावर फॉर्म, पावर फॉर्म, हमेशा पावर फॉर्म में लिख देंगे। इतना काम आपको सब में करना पड़ेगा। तो पावर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 के पावर, देखिए 2 कितना बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार 2 आया, तो 2 के पावर कर देंगे 3, गुने 3 आया 2 बार, 1 बार 1 बार 2 बार, तो 3 के पावर हो जाएगा 2, और गुने 5 आया 1 बार, तो 5 के पावर 1। अब जब अभाज्य भाजकों की संख्या पूछी जाए तो क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए अतः अभाज्य भाजकों की संख्या। तो जब अभाज्य भाजकों की संख्या बताना है तो पावर को नहीं जोड़ना है, आधार गिन लेंगे कितने तरह के हैं। तो आधार 3 किस्म के, एगो 2, एगो 3 और एगो 5, 3 किस्म के ना। एगो आधार 2 है, एगो 3 है और एगो 5 है। मतलब ये बात पता करेंगे जब भाजकों की संख्या बोले, भाजकों की संख्या बोले तो पता करेंगे कि आधार कितने प्रकार के हैं, कितने तरह के हैं, कितने किस्म के हैं। तो आधार यहाँ पे 1 2, 1 3 और 1 5, यानी कि आधार 3 तरह के हैं, यानी कि अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी, 3। आंसर आई बात समझ में। यदि गुणनखंडों, यदि बोलता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंड बोलता तब पावर को जोड़ के लिखते, जैसा पीछे वाला क्वेश्चन में, पीछे वाला टाइप में हम लोग लिख रहे थे। लेकिन यदि अभाज्य भाजक बोल दिया जाए तो पता करेंगे कि इसके आधार कितने प्रकार के हैं, वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा भी उसी टाइप का है। भाजकों की संख्या बताना है, ध्यान दीजिएगा, भाजकों की संख्या बताना है। जब भी भाजकों की संख्या पूछी जाए तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। गुणनखंड करने के बाद पावर के रूप में लिखेंगे, और पावर के रूप में लिखने के बाद देखेंगे कि उसका आधार कितने तरह का है, वही आंसर लिखेंगे। यदि गुणनखंडों की संख्या बोलता है तो पावर जोड़ते हैं, लेकिन भाजक बोला है तो आधार कितने तरह के हैं, ये बात हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन 720 है। 720 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 72 गुने 10, और 72 के लिए लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 8 हो गया। 8 में 3 से गुना करेंगे 8 के 24, और 24 में 3 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 72। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 थी 72। आई 10 खाती 2 गुने 5 लिख देंगे। 10 के लिए 2 गुने 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, अब इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे, और पावर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए 2 आया कितनी बार,
तो 1 2 3 और 1 2 आया 4 बार, गुना 3 आया कितनी बार 2 बार, और 5 आया कितनी बार 1 बार। देखिए 2 आया 4 बार, 3 आया 2 बार और 5 आया 1 बार। अब यहाँ पे हम लोग को बताना है भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या। तो यहाँ पे अभाज्य भाजकों की संख्या। तो अभाज्य भाजकों की संख्या जब पूछे तो पता करना है कि आधार कितने तरह के हैं। तो आधार इसमें भी 3 तरह के हैं। देखिए 1 2 1 3 1 5, 2 4 को है इससे मतलब नहीं है कितने तरह के, तो 2 है 3 है और 5 है, यानी कि अभाज्य भाजकों की संख्या 3 आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 147 के पावर 3 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताना है। अब की बार क्वेश्चन पावर के रूप में दिया गया है, तो इसमें सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 147 के पावर 3 लिखा गया है, इसमें करना यह है कि पता करेंगे कि क्या इसका आधार को तोड़ा जा सकता है। तो 147 के लिए 21 गुना 7 पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये 21 जो है इसका भी फैक्टर कर सकते हैं, 3 गुने 7, और ये जो 7 है पहले से ये ऑलरेडी रहेगा पावर 3। इसको जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3। यहाँ पे अभाज्य भाजकों की संख्या यदि बतानी है तो लिखेंगे कि अतः अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भाजकों की संख्या जब बतानी होती है तो हम लोग पता करते हैं कि आधार कितने तरह के। तो देखने में आधार 3 जगह दिख रहा है, लेकिन आधार 3 जगह है इसका मतलब ये नहीं कि 3 तरह के हैं, आधार 2 ही तरह के हैं। ये दोनों तो एक ही जैसा है, ये भी 7 ये भी 7, दोनों एक ही तरह के हैं। ये अलग प्रकार का है, यानी कि आधार इसमें 2 तरह के, एगो 7 और एक 3, यानी कि अभाज्य भाजकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि एक है 7 ये भी एक तरह के और एक तरह के ये। आधार के देखेंगे कि आधार कितने तरह के हैं, वही उसका आंसर हो जाएगा। नोट लिखा गया है कि अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, मतलब जब भी अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले का आपको काम करना है कि दी गई संख्या को क्या करेंगे, पावर फॉर्म में लिख देंगे। और पावर फॉर्म में लिखने के बाद ये बात पता करेंगे कि आधार कितने प्रकार के हैं। आधार जितने प्रकार के होगा वही संख्या का कहलाएगा, अभाज्य भाजकों की संख्या कहलाएगा। यानी कि आधार 2 तरह के हैं तो अभाज्य भाजकों की संख्या 2, आधार 3 तरह के हैं तो अभाज्य भाजकों की संख्या 3। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। और जो भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर, नंबर सिस्टम के किसी भी टॉपिक पर या कोई और भी चैप्टर पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।